नमस्कार, मैं हूं मोनिका और GTPL न्यूज 24 की ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। सबसे पहले डालेंगे नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया 90वां जन्मदिन। प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विधायक रहे उपस्थित। पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार ने सदर स्थित चर्च में मनाया क्रिसमस डे। साथ ही मनपा विरोधी पक्ष नेता विकास ठाकरे रहे उपस्थित। विधान भवन शीत सत्र के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शीत सत्र की अंतिम परिषद ली। और अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90वें जन्मदिन के मौके पर उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधायक कृष्णा खोपड़े और विकास कुम्हारे और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान तुलसी के पौधों का वितरण भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और क्रिसमस का दिन भी है। इस पावन दिन हमारे लाडले नेता श्री अटल जी का जन्म हुआ और आज उनके जन्मदिन और भारत सरकार द्वारा उनके लिए भारत रत्न का सम्मान देने पर यह प्रोग्राम आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में तुलसी के मार्फत यह संदेश लोगों तक पहुंचाए जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में तुलसी का महत्व है, तुलसी जिस प्रकार घर की शोभा होती है, घर की शान होती है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लिए अटल जी कितनी बड़ी महत्व रखते हैं। आज हम इस कार्यकर्ता इस तुलसी के पौधे देकर हम बहुत बड़ा उनको सम्मान तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारी वो उस तरीके से नहीं है कि हम उसका सम्मान दे सकें, लेकिन इतना ही सही हमारी नज़रों में उतना सम्मान ही बहुत है। और उसी प्रकार हम आने वाले समय में ये पौधे को जब लोग देखेंगे, उसको बड़ा करेंगे, इसको पालेंगे, पोसेंगे, तो उसको देखेंगे उसकी सुगंध से, उसकी खुशबू से और इसकी सुंदरता से जब घर का आंगन चमकेगा, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का घर आंगन भी हमारे अटल जी के पद चिन्हों पर चलकर आगे रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमन फाउंडेशन से श्री विनय जैन, राहुल गुप्ता, गजेंद्र पांडे, नंदू सोनी, रूपेश मोहता, विपिन सारड़ा, मुन्ना उमने, JP शर्मा, सत्यनारायण बलदेवा, लखन श्रीवास और रितेश अग्रवाल, सचिन जैन और बाकी सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं नमन फाउंडेशन की ओर से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार ने सदर स्थित चर्च में क्रिसमस डे मनाया। इस दौरान चर्च के फादर ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी। इस दौरान मनपा विरोधी पक्ष नेता विकास ठाकरे, विशाल मुत्तेमवार सह परिवार उपस्थित थे। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है। क्रिसमस के इस सुनहरे और बहुत ही सुखद मौके पर पूरे नागपुर वासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यीशु क्रिस्त के शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम सब लोगों का विकास हो सकता है। हिंसा से दूर रहकर ही मानव जाति का कल्याण हो सकता है और यही आने वाले दिनों में हमको करना है। गांधी जी ने गौतम बुद्ध से अहिंसा सीखी, यीशु क्रिस्त से उन्होंने सहनशीलता सीखी, संयम सीखा और यही मार्ग हो सकता है अगर वो खून खराबे से दूर रहने का। और इंसानों के बीच में अगर ये विचार आ जावे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज इतनी सारी चीज़ें मानव जाति के कल्याण के लिए निर्माण हो गई है, अगर उसका उपयोग और उसका उपभोग करना है तो उसके लिए शांति होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो हम ये सारी चीज़ें निर्माण करें, उसका उपभोग कैसा होगा, और दूसरी तरफ लोग छोटे छोटे कारण से फिर धर्म के नाम से मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म कनिष्ठ है। आज धर्म ये हमारा एजेंडा होना ही नहीं चाहिए। आज मानव जाति का कल्याण ये हमारा एजेंडा होना चाहिए और उसमें ये सारे जो हमारे विभूति होकर गए हैं, जो महा मानव जिसे हम कहेंगे, ये होकर गए हैं, तो इन्होंने हमको यही राह दिखाई है और इसीलिए हम
उनका त्यौहार मनाते, उनके जन्मदिन पर खुशियाँ ये करते, एक दूसरे को बधाई करते, तो ये एक दूसरे के कल्याण की बधाई है, ऐसा मैं समझता हूँ और मैं बधाई देता हूँ। विधानसभा शीत सत्र के आखिरी दिन विधान भवन में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शीत सत्र के अंतिम दिन पत्र परिषद बुलवाई, जहां पत्रकारों की ओर से किए गए मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मराठा आरक्षण के साथ ही मुस्लिम आरक्षण के भी हक में है, लेकिन उस पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार कुछ समय मांग रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विरोधकों के पास अंतिम 2 दिन बचे थे, जिसमें विरोधक कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को बेवजह ढाल बनाकर विरोधकों ने सभा को स्थगित कराया। से मी आभार मानतो। या अधिवेशनामध्ये एक सजग, सकारात्मक आणि संवेदनशील सत्तारूढ पक्ष आणि विस्कळीत कुठलंही धोरण नसलेला आणि आपल्याच भूमिकेबद्दल कन्फ्युज्ड अशा प्रकारचा विरोधी पक्ष हा आपण बघितला। एक सरकारच्या कामामध्ये, सरकारच्या योजनांमध्ये एक पॅराडाइम शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आणि साधारणपणे केवळ रिलीफ याच्यावर चालणारं सरकार हे शाश्वत निर्णयांकडे गेलं पाहिजे। सरकारनं धोरणं आखली पाहिजेत आणि शाश्वत विकासाचा विचार केला पाहिजे। मग ते शेतकऱ्यांच्या संदर्भातलं पॅकेज असो, सातत्याने या सरकारच्या संदर्भात बोलत असताना विरोधकांनी सांगितलं आम्ही खूप मोठी पॅकेजेस दिली, खूप मोठी पॅकेजेस दिली। 5 वर्षामध्ये 8,000 कोटीचं पॅकेज विरोधकांनी दिलं 5 वर्षात, आणि आम्ही पहिल्याच वर्षी 7,000 कोटीचं पॅकेज दिलं। पण मला काही 7,000 कोटीचं पॅकेज दिलं, खूप मोठं पॅकेज दिलं हे समाधान किंवा याच्यावर आनंद व्यक्त करायचा नाही, तर मुळामध्ये त्याच्यासोबत आम्ही ज्या दीर्घकालीन उपाययोजना सांगितल्या आहेत, आपल्या शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल, 5,000 गावं एका वर्षामध्ये दुष्काळ मुक्त करण्याच्या संदर्भातलं जलयुक्त शिवार अभियान जे आम्ही सुरू केलं आहे, ज्याच्या आता विभागीय कार्यशाळा देखील आमच्या सुरू झाल्या आहेत, त्याचे टार्गेट्स आम्ही ठरवून दिलेले आहेत आणि त्याचा सातत्याने आढावा हा आम्ही घेतो आहोत। अशा प्रकारे वॉटर मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून एकीकडे आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न करतो, दुसरीकडे आपल्याला माहिती आहे आजच सकाळी इस्रायल सोबत आम्ही करार करून नागपूरमध्ये एक संत्र्याच्या रोपांच्या संदर्भातला एक प्रकल्प सुरू केला आणि ज्याच्यामध्ये संत्र्यावर येणारा जो सगळ्यात महत्त्वाचा रोग आहे फायटोप्थेरा, कोळसा, तो रोग मुक्त अशा प्रकारचं कोळशाचं रोप तयार करण्याचं काम सुरू झालं। त्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत, ज्याच्यामध्ये उत्पादकता वाढणार आहे, डेन्सिफिकेशन वाढणार आहे आणि असे अनेक प्रयोग हे या काळामध्ये नजीकच्या काळात आम्ही करतो आहोत। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज़, खबर पल पल।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिशप कॉटन स्कूल के ग्राउंड पर एपीएल क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसमें अमृता देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। अमृता ने इस मौके पर कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई। साथ ही इस तरह के खेल बच्चों के लिए प्रेरणादायी हैं। और इसका पार्ट होते हुए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही उत्साहित महसूस हो रहा है। क्रिकेट तो क्वालिटीज हमें डेवलप होती है, इसमें फिजिकल एंड्योरेंस, स्टैमिना, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब तो आपको आता ही है, पर स्ट्रेटजिकल थिंकिंग जो आई बेट सारे ही अग्रवाल्स में है, क्योंकि अग्रवाल्स आर द नर्व ऑफ नागपुर बिजनेस। मराठी रंगभूमि के कलाकारों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पुरुषोत्तम करंडक मनाया जाता है। इस नाट्य प्रतियोगिता 50 वर्षों से चल रही है। इसमें डॉक्टर विठ्ठलराव खोब्रागडे महाविद्यालय चांपा का तीसरा नंबर आया है, जिसमें राष्ट्रभाषा परिवार के कलाकारों ने सहभाग लिया। मराठी रंगभूमि के कलाकारों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पुरुषोत्तम करंडक गत 50 वर्षों से शुरू है। इस करंडक की वजह से मराठी रंगभूमि को कई दिग्गज कलाकार दिए हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक पुनर्जन्म संस्था मुंबई, दूसरा क्रमांक रत्नागिरी और तीसरा क्रमांक नागपुर के डॉक्टर विठ्ठलराव खोब्रागडे महाविद्यालय का आया है। यह 50 वर्षों में नागपुर को पहली बार पुरुषोत्तम करंडक मिला है, जिसमें राष्ट्रभाषा परिवार के कलाकारों ने काम कर अपनी मोहर लगाई है। यह प्रतियोगिता पूना में हुई थी, जिसके परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध अभिनेत्री रीमा लागू और दिलीप प्रभावलकर भी इस प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित थे। विठ्ठलराव खोब्रागडे महाविद्यालयाकडनं आमची सारी चमू 50वा पुरुषोत्तम करंडक जो होता, जो पुरुषोत्तम करंडक पुण्यात घेतला गेला, तो झी मराठी नक्षत्र सोबतच महाराष्ट्रीय कलोपासक पुणे यांच्या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्याला घेतला गेला, जो की गणेश क्रीडा मंडळात त्याचा शेवटचा समारोप झाला। तिथे 50 वर्षापासून महाराष्ट्राचे जेवढे सुपरस्टार आज जे आपण बघतो आहोत आणि जे पुरुषोत्तमचे भाग होते, ती सगळी मंडळी तिथे होती, जिथे आम्हाला जजेस रीमा लागू होत्या, दिलीप प्रभावळकरांनी सुद्धा तिथे उपस्थिती लावली। असे प्रत्येक जणांची सोबतीमध्ये हात गेला 3 दिवसाचा सोहळा पुरुषोत्तम करंडकाचा आम्ही सगळ्यांनी एन्जॉय केला, सोबत साजरा केला। त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रीय कलोपासक पुणे यांचे फार धन्यवाद करतो। सोबतच आमचा राष्ट्रभाषा परिवाराचा एक चमू जो की नेहमी सतत रित्या काम करत असतो नाटकासाठी, तर या सगळ्या आम्ही सगळे मिळून राष्ट्रभाषा परिवाराचा सुद्धा धन्यवाद करतो। आणि सोबतच विठ्ठलराव खोब्रागडे, डॉक्टर विठ्ठलराव खोब्रागडे महाविद्यालय चांपा, इथून या कॉलेजमधनं आम्ही सगळे शिकतो आहोत आणि आम्हाला संधी त्यांनी दिली की नाटक करायला परवानगी दिली आणि त्यांनी फारशी मदत केली, त्यामुळे आम्ही यांचे पण आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। सोबत आमचे राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे मेन सचिव जे आहेत ते सुरेश बाबूजी अग्रवाल यांचे सहकार्य आम्हाला नेहमी असे लाभतात आणि लाभत राहो अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो। धन्यवाद। माझं नाव विजय पवार, मी राष्ट्रभाषा परिवाराचा एक सदस्य। शिवसेना विधायक नीलम गोरे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के बारे में कहा कि सभी समितियां बहाल आने के बावजूद महिलाओं को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन विषयों पर ध्यान देने का वादा गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने किया है और पिछले कांग्रेस और राष्ट्रवादी के शासन के बारे में नाराजगी जताई है। भारतासाठी ज्यांनी प्रचंड मोठं योगदान केलेलं आहे आणि देशभक्ती, नवीन पिढीला आदर्श आणि देशाचं नाव सगळ्या जगामध्ये रोशन करण्याचं काम ज्या व्यक्तींनी केलेलं आहे त्यांना हे पुरस्कार देण्यामध्ये येतात आणि त्यामुळे सरकारने याबद्दलचा निर्णय घेतला असेल तर ते निश्चितपणे योग्य आहे आणि स्तुत्य आहे असं मला वाटतं। आज विधान परिषदेमध्ये महिला, बालक आणि दलितांवरती वाढणाऱ्या अत्याचाराच्या संदर्भामध्ये मी चर्चा उपस्थित केली होती आणि या अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून गृहराज्यमंत्री श्री राम शिंदे यांना मी बरेच प्रश्न विचारले आणि त्यापैकी मुंबई, पुणे आणि नागपूर यामध्ये ठराविक हॉस्पिटल सोडली तर कुठेही पीडित महिलांना मेडिकल प्रोटोकॉल जो जस्टिस वर्मा समितीने सुचवलेला आहे त्याच्यानुसार त्यांची तपासणी होत नाही। तसंच पोलिसांकडून अनेक वेळा संवेदनशीलता दिसून येते आणि खास करून अनेक अधिकारी त्याच जिल्ह्यामध्ये वारंवार राहिल्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास करण्यामध्ये त्यांना रस असण्यापेक्षा अन्यच कामं केली जातात। त्याचबरोबर धर्माधिकारी समितीच्या अहवालाची काय अंमलबजावणी केली असे अनेक प्रश्न मी त्यांना विचारले
त्याच्यावरती ना श्री राम शिंदे यांनी असं उत्तर दिलेलं आहे की सन्माननीय माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या समितीच्या 140 शिफारसींपैकी 110 शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे आणि उरलेल्या शिफारसी पण विचाराधीन आहेत आणि त्याबद्दल सुद्धा सरकार योग्य ती पावलं उचलत आहे. तसंच ज्या पोलीस स्टेशनला गेल्यावर महिलांना सहकार्य मिळणार नाही किंवा संवेदनहीनतेची वागणूक मिळेल तिथल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यामध्ये येईल आणि या दृष्टिकोनातून ज्या ज्या ठिकाणी असे काही अनुभव येत असतील महिलांना ते त्यांनी जरूर कळवावेत, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर सर्व महाराष्ट्रातल्या हॉस्पिटल्समध्ये ज्या ज्या पीडित महिलांची तपासणी होते ती आरोग्याबद्दलची जी मार्गदर्शक तत्त्व जस्टिस वर्मा समितीने सांगितलेले आहेत त्यानुसारच झाली पाहिजे. त्याबद्दल सुद्धा कठोर पावलं गृह विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्या मदतीने उचलण्यात येतील आणि ज्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रामध्ये गुन्ह्याचा तपास लागलेला नाही अशा अधिकाऱ्यांच्या वरती सुद्धा याबद्दलची कारवाई केली जाईल. आणि मी असं सुचवलं होतं की जे अधिकारी चांगला तपास करतात आणि नंतर केसेसमध्ये शिक्षा होते अशा ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना उलट प्रमोशन किंवा प्रगती किंवा बढतीमध्ये त्यांचा विचार झाला पाहिजे. या सगळ्या सूचनांवरती सरकारने त्या स्वीकारलेल्या आहेत. त्याचबरोबर पोलिसांनी महिलांशी कशा पद्धतीने वागलं पाहिजे याच्याबद्दलच्या मार्गदर्शक तत्त्व करण्यावरती सुद्धा सरकारने सकारात्मक पावलं उचललेली आहेत. आम्ही या प्रश्नांचा पाठपुरावा पुढेही करणार आहोत आणि या आश्वासनांची अंमलबजावणी व्हावी अशी आमची याच्यामध्ये अपेक्षा आहे. परंतु केंद्र सरकार पायउतार झाल्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं एक राजकीय इच्छाशक्ती आजच्या शासनाच्या उत्तरामधून आम्हाला निश्चितपणाने दिसून आली. त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. केलकर समिति की रिपोर्ट कल सदन में पेश की गई, जिसके कई मुद्दों पर विपक्ष ने असहमति जताई है. इसी विषय को लेकर बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि केलकर समिति की रिपोर्ट पहले भी सरकार ने लाने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव के चलते उसे पेश नहीं किया जा सका. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है और कहा कि इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 4 से 5 दिनों का अलग अधिवेशन लिया जाएगा. नाही, असं आहे की केळकर समितीचा अहवाल हा आमच्या सरकारकडे आला होता, पण तो इतका गंभीर विषय आहे की त्यावर सखोल खुल्या मनानं कुठलेही राजकारण न आणता चर्चा झाली पाहिजे. म्हणून त्यावेळच्या सरकारनं निवडणुकीच्या वातावरणामध्ये केळकर समितीचा अहवाल सादर केला नव्हता. त्यावर आता अधिकारी स्तरावर चर्चा विश्लेषण चालू आहे. माझी मागणी अशी आहे की हा खूप मोठा 550 पानाचा अहवाल आहे आणि त्या अहवालावर 2 दिवसात एका दिवसामध्ये एका संध्याकाळमध्ये अभ्यास करून काही अर्थपूर्ण भाषणं होणार नाहीत. त्यामुळे नंतर चर्चा घेणं योग्य आहे, परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हे होणार नाही, कारण अर्थसंकल्पामध्ये वेगळे प्रायोरिटी असतात. माझी तर मागणी अशी आहे की माझ्या पक्षामध्ये मी मांडणार आहे आणि मी जाहीरपणे सांगू इच्छितो की या केळकर समिती हा एक अतिशय मूलभूत डॉक्युमेंट आपल्याकडे आलेला आहे. त्यावर आता काय मान्य करायचं काय मान्य नाही करायचं तो सरकारचा विषय आहे, पण त्यावर एक सखोल चर्चा घेण्यात 3, 4, 5 दिवसाचं एका आठवड्याचं एक विशेष अधिवेशन मुंबईला घ्या नागपूरला घ्या पण घेतलं गेलं पाहिजे. त्यामध्ये इतर कुठलाही विषय नसला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थानं त्याला न्याय मिळेल. और खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर आज की हेडलाइंस पर. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया 90वां जन्मदिन. प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और विधायक रहे उपस्थित. पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार ने सदर स्थित चर्च में मनाया क्रिसमस डे. साथ ही मनपा विरोधी पक्ष नेता विकास ठाकरे रहे उपस्थित. विधान भवन शीत सत्र के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शीत सत्र की अंतिम परिषद ली. खबरों में मेरे साथ यानी कि मोनिका के साथ फिलहाल इतना ही. खबरों का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा. पल पल की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए GTPL News 24. नमस्कार.